जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एच स्टडी पे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिवर चैप्टर को और ये पार्ट 1 होगा जिसमें कि आप लोग को पूरा थ्योरी करवाऊंगा बेसिक से लेकर हाई लेवल तक। इसका पार्ट 2 भी आएगा मेरे भाई, जिसमें कि आप लोग देख सकते हो मेरे भाई टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया या आने की संभावना है। तो जब वो वीडियो बन जाएगा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके आप लोग पार्ट 2 भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और पढ़ते हैं भारत की नदियाँ के बारे में। इनसे आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई, ये देखो अपवाह तंत्र या नदी तंत्र के बारे में सबसे पहले जानेंगे। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पर आप लोग देखोगे तो अपवाह तंत्र शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है जिसमें अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक मुख्य धारा मतलब मुख्य नदी का निर्माण करती है। उसके बाद आप लोग देखोगे तो यहाँ पर अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आती है और मुख्य नदी की सहायक नदियाँ होती हैं। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, जो अपवाह तंत्र या नदी तंत्र जो होता है, जैसे कि एक कोई नदी है मेरे भाई, ठीक है, मेन नदी है और इसके बगल से क्या होता है और भी सहायक नदियाँ, ठीक है, ये सहायक नदियाँ यहाँ पर आके और इसमें मिल जाती है, ठीक है। मिलने के बाद जो एक नदी का निर्माण होता है, मुख्य नदी का निर्माण होता है, उसी को क्या बोलते हैं, नदी तंत्र या अपवाह तंत्र बोलते हैं। आई होप कि समझ गया होंगे। अब देखो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, भारत का अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2। पहला तो हिमालयी अपवाह तंत्र जिसमें कि सिंधु नदी तंत्र आता है, गंगा नदी तंत्र आता है और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आता है। दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र जिसमें कि मेरे भाई नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, और इन सारे नदियों का हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सिंधु नदी तंत्र। देखो सिंधु नदी तंत्र में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंधु नदी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जानो कि सिंधु नदी जो है ना 3 देशों से होकर गुजरती है। सबसे पहला जो है चीन हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया। उसके बाद चीन के तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के निकट से इसका उद्गम होता है। अगर पूछा जाए सिंधु का उद्गम स्थान कहाँ है तो वो मेरे भाई तिब्बत का कौन सा, मानसरोवर झील से हुआ है, ठीक है। और उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई यह नदी भारत के लद्दाख के दाम चौक के पास से भारत में प्रवेश करती है और आगे बढ़ती हुई यह नदी गिलगित से होते हुए दर्दिस्तान के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है और कराची से पूर्व से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि मानसरोवर झील से मतलब क्या होता है, सिंधु नदी घाटी का उद्गम होता है, ठीक है। उसके बाद अगर ये तिब्बत से निकलता है तो भारत में कहाँ प्रवेश करता है, तो भारत में लद्दाख के दाम चौक से प्रवेश करता है इंडिया में, और वहाँ से प्रवेश करने के बाद फिर क्या होता है, ये दरिस्तान के पाकिस्तान में प्रवेश करते हैं और वहाँ से पाकिस्तान से प्रवेश करके उसका ये अंत में कहाँ, अरब सागर में मिल जाती है। बात करते हैं मेरे भाई सिंधु नदी का जो लंबाई है वो टोटल कितना है, तो सिंधु नदी का लंबाई 2880 किलोमीटर यहाँ पर आप लोग को देख सकते हो इसका लंबाई है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे भारत का लेह शहर जो है वो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है, ठीक है। अब देखो सिंधु नदी के अरब सागर में मिलने से पहले इसमें 5 प्रमुख सहायक नदियां आकर मिलती है। जैसा कि हमने बताए थे ना कि अंत में क्या होती है, तिब्बत से जब निकलता है, ठीक है, तो उसके बाद अंत में क्या करती है, अरब सागर में सिंधु नदी गिर जाती है। लेकिन यहाँ तक गिरने में इसके बीच में कितनी नदियाँ से मतलब कि इसमें मिलती है, तो इसमें 5 जो है प्रमुख सहायक नदियाँ मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि सिंधु नदी का सहायक नदियाँ कौन कौन सा है मेरे भाई, तो ये आप लोग देख सकते हो, चेनाब हो गया, झेलम, रावी, ब्यास और सतलज। ये जो आप 5 देख रहे हो मेरे भाई, ये जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है, ठीक। अब चलिए सबसे पहले हम लोग बढ़ेंगे चेनाब नदी के बारे में, ठीक है। देखो यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के 12 लारा दर्रे से होता है। हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्माण 2 नदी चंद्र और भाग नदी से होता है, इसलिए वहाँ चंद्रभागा के नाम से भी इसे जाना जाता है। कौन सी नदी को, चेनाब नदी को मेरे भाई हिमाचल प्रदेश में कौन नाम से जाना जाता है, चंद्रभागा नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है चेनाब नदी का, तो होता है के 12 लारा दर्रे से होता है, ठीक। चलिए आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर। देखो यह नदी पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है। सिंधु नदी से मिलने से पहले इसमें झेलम, रावी, सतलज, ब्यास नदियाँ आकर मिलती है। कहने का मतलब ये है कि चेनाब जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी
सहायक नदी है। तो इसलिए इसमें क्या होती है, जितने भी और चार इसकी सहायक नदियाँ जैसे कि झेलम हो गया, रावी हो गया, सतलज हो गया, ब्यास हो गया, सब आके किस में मिलता है, चेनाब में मिलता है। और ये चेनाब में मिलने के बाद चेनाब किस में मिलता है, सिंधु नदी में मिलता है, फिर अरब सागर में वो गिर जाती है। ठीक, चलो आगे ये हो गया हम लोग का चेनाब नदी खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे झेलम नदी। देखो झेलम नदी एक झेलम नदी का उद्गम कश्मीर घाटी के बैरीनाग के निकट से होता है। यह नदी 170 किलोमीटर भारतीय पाकिस्तान सीमा का निर्माण करती हुई पाकिस्तान के झंग के निकट चेनाब नदी में मिल जाती है। मतलब कि झेलम नदी जो है मेरे भाई, इसका उद्गम कहाँ होता है, ये बैरीनाग झील जो है वहाँ होता है जम्मू कश्मीर घाटी में। ठीक, और उसके बाद 170 किलोमीटर ये क्या करती है, भारत और पाकिस्तान सीमा को मतलब कि साझा करती है। और अंत में झेलम नदी किस में मिल जाती है, चेनाब में जाके मिल जाती है। अब देखो रावी नदी के बारे में जानते हैं। देखो यहाँ पर रैयद लिखा गया, ये गलत है, रावी कर लेना। ठीक है, देखो रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलकर कश्मीर तथा पंजाब होते हुए पाकिस्तान के झंग के निकट चेनाब में मिल जाती है। यानी रावी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा है। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मेरे भाई अगला नदी के बारे में, सतलज नदी के बारे में। सतलज नदी है मेरे भाई कि यह नदी तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती है और सिंधु नदी के समानांतर बहती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आगे पंजाब होते हुए पाकिस्तान के बहावलपुर में चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। सतलज नदी जो है मेरे भाई, इसका उद्गम स्थान कहाँ से है, तो ये है मेरे भाई, ये सतलज नदी जो है ना, ये तिब्बत से निकलता है। एकदम याद रखिएगा माइंड में, तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती है। ठीक है, और ये क्या करती है मेरे भाई, ये वहाँ से निकलने के बाद उसके बाद कहाँ आती है, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। उसके बाद फिर पंजाब में आती है और पंजाब से फिर कहाँ जाती है, पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जाके चेनाब नदी में मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो चेनाब नदी में मिलने से पहले इसमें ब्यास नदी आकर मिलता है। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि देखो सतलज और जो ब्यास है ना, ब्यास नदी, ये दोनों क्या होते हैं, पहले ही मिल जाते हैं। पहले क्या, सतलज जब निकलती है तो उसमें आके कौन मिल जाता है, ब्यास मिल जाता है। और ब्यास जब इसमें मिल जाता है मेरे भाई, फिर जाके आगे बढ़ता है कौन सी नदी, सतलज नदी। दोनों एक साथ सतलज नदी बन के आगे बढ़ता है। ठीक है, और उसके बाद कहाँ मिलता है मेरे भाई, कौन सी नदी मिलता है, तो वो जाके फिर चेनाब नदी मिलता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ब्यास नदी के बारे में। देखो ब्यास नदी के बारे में बात करते हैं तो रोहतांग दर्रे से निकली व्यास नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में बहते हुए पंजाब के हरिके में सतलज नदी से मिल जाती है। मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, नोट अगर आप लोग मतलब कि अच्छे तरीके से बता रहे हो तो ये वन शॉट है। अगर इसको बना लो तो किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाओ, एक भी क्वेश्चन भारत की नदियाँ से नहीं छूटने वाला है। देखो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं उसको कवर किया हूँ। तो सबसे पहले देखो कि जो भी उद्गम स्थान है ना, उसको आप लोग ज़रूर याद कर लेना मेरे भाई। ठीक है, और सहायक नदियाँ जो है वो याद कर लेना। मैं मेन पॉइंट नोट करवा रखा हूँ और बता भी दूंगा। ठीक है, ऐसे सारे मेन है। देखो उसके बाद देखोगे यहाँ पर तो ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, रोहतांग दर्रे से। ठीक है, और ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश से कुल्लू घाटी में बहते हुए पंजाब के हरिके में सतलज नदी में मिल जाती है। अब देखो नोट में देखो कि हरिके जो क्षेत्र है ना में जो हमने ब्यास और सतलज नदी के संगम की बात की, वहीं से देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो कि पंजाब और राजस्थान से होकर गुजरती है। और राजस्थान में इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। यानी देखो मेरे भाई, जो हम लोग बात किए थे किसका, मतलब कि हरिके क्षेत्र का, यहीं से क्या होता है, ब्यास और सतलज नदी का जो संगम निकलता है वहीं से एक बनता है मेरे भाई क्या चीज़, सबसे लंबी नहर। कौन सी नहर है मेरे भाई, नहर इंदिरा गांधी नहर। आप लोगों को पता होगा, जो पंजाब और राजस्थान में होकर गुजरता है। सबसे ज़्यादा कहाँ, किस क्षेत्र में, ये राजस्थान में 470 किलोमीटर। ठीक, तो याद रखिएगा। आगे देखो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में, पाकिस्तान में बहावलपुर में जब सतलज नदी चेनाब नदी से मिलती है तब यह, यहाँ पर हो जाएगा चुनाव, गलती है, यहाँ पर चिनाब कर लेना। ठीक है, चिनाब में मिलकर पंचनद नदी का निर्माण करती है। यानी कि 5 नदियों का निर्माण करती है। कौन सी नदी मेरे भाई, जब बहावलपुर में सतलज नदी किससे मिलती है, चेनाब नदी से मिलती है। तो ठीक, चलो, मतलब सिंधु नदी में मिलने से पहले 45 किलोमीटर तक यह पांचों नदियाँ यहाँ से एक होकर आगे बढ़ती है। कहने का मतलब ये है, आप लोग समझिएगा
ठीक, मतलब कि पाकिस्तान के बहावलपुर से ना फिर पांचों नदियाँ एक साथ मतलब संगम हो जाता है पांचों नदियाँ का, और वो एक साथ कितना किलोमीटर, 45 किलोमीटर तक साथ जाती है। ठीक, वही चीज़ बताया गया यहाँ पर। अब देखो कि सिंधु जल समझौता हुआ था, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं। देखो, पानी के वितरण के लिए 1960 ईस्वी में हुई भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि। इस समझौते के अनुसार 3 पूर्वी नदी ब्यास, रावी और सतलज का नियंत्रण जो है भारत का होगा, जबकि 3 पश्चिमी नदी जिसमें कि सिंधु, चेनाब और झेलम का नियंत्रण जो होगा मेरे भाई वो पाकिस्तान को दिया गया। यही था मेरे भाई क्या चीज़, सिंधु जल समझौता। तो जल समझौता 1960 में हुआ, ठीक है, और इसमें 3 नदियाँ दोनों देश को दे दिया गया था। पूरब का किसको दे दिया गया था, भारत को, जिसमें रावी, सतलज और आप लोग का पता है ब्यास था, और वही पश्चिम का दिया गया पाकिस्तान को, जिसमें सिंधु, चेनाब और झेलम था। अगला यहाँ पर पॉइंट बात करते हैं गंगा नदी तंत्र। अब देखो, सिंधु नदी तंत्र जो है समाप्त हो गया, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा सिंधु नदी तंत्र से क्वेश्चन। अब गंगा नदी तंत्र देखेंगे और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, तो अच्छा से आप लोग पढ़िएगा। सबसे पहले हम लोग गंगा नदी के बारे में जानते हैं। देखो, गंगा नदी जो है ना भारत की सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा भारत की अगर राष्ट्रीय नदी भी पूछता है तो गंगा नदी हो जाएगा। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसमें भारत में इसकी लंबाई 2071 किलोमीटर है, बाकी बांग्लादेश में है, ठीक है। तो टोटल अगर पूछता है तो 2525, अगर भारत में पूछे तो 2071 किलोमीटर ही गंगा की लंबाई है। अब देखो कि सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा और गोमुख से निकली भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में मिलती है तब इसका संयुक्त रूप क्या कहलाता है, गंगा के नाम से जाना जाता है। सतोपथ हिमानी मतलब हो जाएगा ग्लेशियर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सतोपथ ग्लेशियर से जब निकलती है, और या क्या हम सतोपथ से ग्लेशियर से कौन निकलता है, देखो सतोपथ ग्लेशियर से कौन निकलता है, अलकनंदा नदी निकलती है। और गौमुख से कौन सी नदी निकलती है, भागीरथी निकलती है, ठीक है। और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, कहाँ पे मिलते हैं मेरे भाई, दोनों देवप्रयाग में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, जो स्थान होता है वो देवप्रयाग, क्या होते हैं, देवप्रयाग। जब दोनों का जो संगम होता है वो देवप्रयाग में होता है, और देवप्रयाग के बाद ही मेरे भाई जब आगे यहाँ से नदी निकलती है, यहाँ से आगे बढ़ेगी, तो जो आगे अब नदी बढ़ रही है वो नदी गंगा कहलाती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग ये चीज़ को ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अलकनंदा और मतलब कि भागीरथी के मिलने का जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, तो देवप्रयाग पॉइंट है, ठीक, याद रखिएगा। अब चलिए यहाँ पर बात करते हैं अलकनंदा की 2 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखो कौन कौन नदी है, देखो पिंडार नदी है। पिंडार नदी जो है मेरे भाई, यहाँ पर पिंडर लिखा है लेकिन पिंडार समझना, सही कर लेना। पिंडार नदी अलकनंदा को कर्णप्रयाग में जाकर मिलती है। मंदाकिनी नदी है एक, मंदाकिनी नदी जो है अलकनंदा को रुद्रप्रयाग में जाकर मिलती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से भी 2 पॉइंट क्वेश्चन आप लोग के बन जाते हैं मेरे भाई। एक तो आप लोग को पता चला कि आप लोग को यहाँ पर कि 2 नदियाँ जब हम लोग का मिलता है, कौन कौन सा, अलकनंदा, भागीरथी, तो उस पॉइंट को हम लोग गंगा के नाम से जानते हैं। वैसे यहाँ पर है गंगा के नाम से जानते हैं, और उस स्थान को, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, देवप्रयाग बोलते हैं। तो वही पॉइंट को रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा भाई, ठीक है। जैसे पिंडार नदी और अलकनंदा जो जहाँ पे मिलती है, ये दोनों जहाँ पे मिलती है, संगम होता है दोनों को, उस बिंदु को क्या बोलते हैं, तो उस बिंदु को कर्णप्रयाग बोलते हैं, आप लोग याद रखना, ठीक है। देखो अगला है कि मंदाकिनी और अलकनंदा नदी जो जहाँ पर मिलती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो रुद्रप्रयाग बोलते हैं, ठीक। आप लोग ये चीज़ याद रखना। आगे देखो यहाँ पर प्रसिद्ध जो केदारनाथ मंदिर है ना हम लोग का, मंदाकिनी नदी के तट पर ही स्थित है, जबकि बद्रीनाथ मंदिर है वो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, आप लोग याद रखना। देखो उत्तराखंड से निकली गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार होती हुई पश्चिम बंगाल तक बहती है। बंगाल के फरक्का पर यह 2 धाराओं में बढ़ जाती है, एक तो हुगली और एक मुख्य धारा भागीरथी, ठीक है। भागीरथी नदी बांग्लादेश में मुख्य धारा के रूप में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ती हुई यह पद्मा ब्रह्मपुत्र, जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और फिर जमुना के नाम से जाना जाता है और मिल जाती है, और संयुक्त रूप से जिसे मेघना कहा जाता है, ठीक है, संयुक्त रूप से जिसे मेघना कहा जाता है,
के रूप में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब यहाँ पर इस पॉइंट को आप लोग समझिएगा। देखिए भागीरथी नदी जो है ना वो बांग्लादेश में मुख्य रूप से क्या करती है, प्रवेश जैसे ही करती है उसको पद्मा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है मेरे भाई, गंगा का नाम जो है बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के भी पॉइंट भी आएंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। और उसके बाद आगे जब बढ़ती हुई पद्मा ब्रह्मपुत्र से मिलती है, किससे, पद्मा और ब्रह्मपुत्र मिलती है, जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से बोलते हैं, जमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है। और संयुक्त रूप से जिसे क्या कहा जाता है, जब दोनों ये मिलता है तो उसको मेघना कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है, और बाद में ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आगे देखो, यहाँ पर देखो गंगा नदी के बहुत सारे सहायक नदियाँ हैं। सबसे पहले आप लोग देखो यमुना है, कोसी है, सोन है, गोमती है, दामोदर है, घाघरा जिसे सरयू नदी बोलते हैं, गंडक है, रामगंगा है, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर बहुत सारे, ठीक है, लेकिन अभी मेन जो है हम उसको जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गंगा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो सॉरी यमुना के बारे में पढ़ते हैं। तो यमुना नदी के बारे में पढ़ते हैं। ये है मेरे भाई कि ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो उत्तराखंड के बंदरपूछ चोटी पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो यानी कि यमुना का जो मेरे भाई मतलब कि उद्गम स्थल है वो कौन सा है, तो यमुनोत्री हिमानी है, ठीक। आप लोग याद रखना, यह नदी उत्तराखंड से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से बहते हुए प्रयागराज में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। यानी मेरे भाई आप लोग याद रखना मेरे भाई, जो उत्तराखंड से निकलेगी फिर दिल्ली जाएगी, फिर वहाँ से उत्तर प्रदेश में बहते हुए अंत में क्या होती है, गंगा से जाके मिल जाती है प्रयागराज इलाहाबाद में। देखो यमुना का एक पुराना नाम है जिसको बोलते कालिंदी नदी। अगर पूछा जाए कालिंदी नदी के नाम से किसे जानते हैं, तो यमुना को हम लोग बताएंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पर यमुना की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि चंबल हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया। ये किसकी सहायक नदियाँ है, ये है मेरे भाई यमुना की सहायक नदियाँ। तो सबसे पहले चंबल नदी को जानते हैं। देखो चंबल नदी जो है ना, यह नदी मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित महू क्षेत्र के जनापाव पर्वत से निकलती है। उद्गम स्थल ये हो गया जनापाव पर्वत। उसके बाद निकलती है उत्तर मध्य भाग में बहते हुए यह नदी राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। अब चंबल नदी की बात करते हैं मेरे भाई, तो इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। आप लोग याद रखिएगा, बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता उद्गम स्थल किसको बोलते हैं, तो जहाँ से जो भी नदी निकलती है उसको उद्गम स्थल बोलते हैं, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर बेतवा नदी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए बेतवा नदी जो है मेरे भाई, यह मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है, जो उत्तर पूर्वी दिशा में बहते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है। अब देखो याद रखना मेरे भाई, प्रसिद्ध जो स्थान सांची है वो बेतवा नदी के किनारे स्थित है। सांची में कई बौद्ध स्मारक है। सांची का स्तूप अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। देखो बेतवा नदी बहुत फेमस इसलिए है मेरे भाई, क्योंकि जो सांची का स्तूप आप लोगों को पता है मध्य प्रदेश में, वो बेतवा नदी के जस्ट बगल में ही है, तो इसलिए ये आप लोग याद रखना, ठीक। चलो आगे चलते हैं और कोसी नदी के बारे में पढ़ते हैं। देखो कोसी नदी, यह नदी जो मेरे भाई नेपाल के हिमालय से निकलती है और कहाँ प्रवेश करती है, बिहार में प्रवेश करती है। यह नदी प्रायः अपना मार्ग बदलने के कारण चर्चा में रहती है। ये किधर जाएगी इसका कोई गारंटी नहीं रहता इस नदी का। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में अधिक मात्रा में तबाही देखने को मिलती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि बिहार का शोक इसलिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बिहार में इतना तबाही मचाती है ना कोसी नदी, कह नहीं सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में बना है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं। आप लोग खुद बनाना, ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन जब दूंगा 50 वाला तो देख लेना। यह नदी बिहार के कटिहार में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है, फिर अंत में क्या होती है, कटिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। अब हम लोग बात करते हैं दामोदर नदी के बारे में मेरे भाई। देखो दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और पश्चिम में बहुत बहते हुए यह हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। इस नदी में अचानक आने वाली बाढ़ के कारण इसे बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, प्रदूषण के कारण इस नदी को जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। देखो दामोदर नदी जो है ना, वो छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम स्थल है, ठीक है, निकलता है, वहीं से निकलता है और फिर हुगली में जाकर ये क्या करता है, मिल जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो इसमें क्या होता है,
अचानक बाढ़ आने के कारण, इसमें दामोदर नदी में कब बाढ़ आएगा इसका कोई गारंटी नहीं, इसलिए इसको बंगाल का शोक कहते हैं या बंगाल का अभिशाप कहते हैं। अभिशाप की जगह पे शोक भी हो सकता है, ठीक है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा गया तो दामोदर नदी को, या अभिशाप किस नदी को कहा गया तो दामोदर नदी को कहा गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दामोदर नदी में इतना ज़्यादा प्रदूषण होता है ना, इन्हीं कारण इसको जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। तो जैविक मरुस्थल के नाम से किस नदी को जाना जाता है तो दामोदर नदी को जाना जाता है। अगला पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे गोमती नदी। आप लोग को पता होगा इस नदी का उद्गम जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थित गोमताल से होता है, जिसे फुलहर झील भी कहते हैं। यह गंगा नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान से होता है। बाकी जितना भी देखोगे पहाड़ी एरिया से हो रहा है, ठीक है, लेकिन गोमती ऐसा नदी है मेरे भाई जिसका मतलब उद्गम जो मैदान से होता है, कहाँ से, गोमत ताल से होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगला है सोन नदी के बारे में पढ़ेंगे। सोन नदी जो है मेरे भाई मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और उत्तर की ओर बहते हुए पटना के निकट गंगा में मिल जाती है, ठीक है। सोन नदी और यमुना नदी के बीच का जल विभाजन का काम कैमूर की पहाड़ियाँ करती है। देखो एक सोन नदी एक यमुना नदी, इन दोनों के बीच जल का विभाजन का काम कौन करती है, कैमूर की जो पहाड़ी है मेरे भाई वो करती है, ठीक। चलिए आगे देखिए यहाँ पर, इसके अलावा गंगा की सहायक नदियों में घाघरा जिसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है और गंडक नदी गंगा के बाएं तट पर आकर मिलती है, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा। अब देखो महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग जानेंगे गंगा नदी के बारे में कि और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है वो छूटे ना। देखो क्वेश्चन ये होता है कि गंगा से, जब ये गंगा है, ठीक है, ये गंगा हम लोग का हो गया, और गंगा के दाहिने तट से कौन सी नदी मिलती है और बाएं तट से कौन सी नदी मिलती है वो भी याद रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो गंगा के नदी के दाहिने तट से जो है यमुना हो गया, ठीक है, यमुना नदी मिलती है हम लोग का, ठीक है, सोन मिलती है, उसके बाद टोंस नदी है वो बहती है दाहिने तट से, ठीक है। जबकि बाएं तट पर हम लोग बात करते हैं मेरे भाई तो गोमती हो गया, गंडक हो गया मेरे भाई, घाघरा हो गया, कोसी हो गया, ये बाएं तट पे क्या करती है, बहती है गंगा नदी के। तो आप इसे याद रखिएगा। देखो गंगा नदी को 2008 में क्या हुआ था, राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था और गंगा किनारे बसा सबसे बड़ा जो शहर है वो कौन सा शहर है, कानपुर शहर है। गंगा नदी के प्रवाह का क्रम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया मेरे भाई, मतलब गंगा नदी मतलब कहाँ से निकलती है और अंत में कहाँ तक जाती है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो उत्तराखंड, फिर उसके बाद आती है उत्तर प्रदेश में, फिर उत्तर प्रदेश से बिहार में, बिहार से फिर पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल से फिर ये बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आगे यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी तंत्र के अंदर जितने भी नदियाँ थे वो सारे कंप्लीट हो गए। अब देखो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में देखोगे तो सबसे पहले हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो यह नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। तो ये देखो तीन कंट्री आप लोगों को दिख रहा होगा होकर गुजरती है, ठीक। अब देखो यहाँ पर यह नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ये जो मेरे भाई कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, वो कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से के निकट से निकलती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ब्रह्मपुत्र हो गया, सतलज हो गया और सिंधु नदियाँ जो है तिब्बत के मानसरोवर के पास से ही निकलती है। ये तीनों का तीनों नदियाँ को आप लोग जरूर याद रखना, ब्रह्मपुत्र हो गया, सतलज हो गया, सिंधु हो गया, तीनों कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है, तिब्बत के। अब देखो हम लोग बात करते हैं तिब्बत से निकलने वाली इन नदियों को तिब्बत में नाम से और सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले कि जो हम लोग का मेरे भाई कौन सी नदी है, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है, सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखो जब यह नदी भारत में असम घाटी में प्रवेश करती है जहां इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। पहले तो इसका नाम मेरे भाई सांगपो होता है तिब्बत में, लेकिन जैसे ही भारत में एंट्री करती है, जैसे असम में सबसे पहले आती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, तो वहाँ पे जैसे ही मतलब कि एंटर करती है तो उसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इन नदी को अरुणाचल प्रदेश में देहांग कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को कौन से नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में देहांग के नाम से जाना जाता है। आगे देखोगे यहाँ पर तो असम घाटी में बहते हुए यह नदी कहाँ, बांग्लादेश में प्रवेश करती है जहाँ इसे यमुना, ठीक है, यमुना जो कि हम शुरू में ही आपको बता दी, यमुना के नाम से जाना जाता है
ठीक है, ब्रह्मपुत्र को। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है, और उसके साथ जाकर क्या करती है, ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है। ठीक, आप लोग याद रखिएगा, 2 पॉइंट बहुत ही मेन है, ये और ये। गंगा को पद्मा कहा जाता है, ठीक है, और यमुना को मेरे भाई, ब्रह्मपुत्र को यमुना नदी के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे, तो बांग्लादेश में। देखो, गंगा ब्रह्मपुत्र का संयुक्त रूप जो है ना, मेघना का नाम जानता है। ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा मेरे भाई, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जब दोनों मिल जाती है तो उस नदी को कौन सा नदी कहते हैं, तो मेघना नदी कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। और विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। यानी कहने का मतलब क्या, अंत में क्या होता है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है और गंगा नदी दोनों क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। उस डेल्टा का नाम क्या है मेरा भाई, सुंदरवन डेल्टा। कौन सा, सुंदरवन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरवन डेल्टा। ठीक, तो ये क्या करती है, जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब देखो, डेल्टा कैसा होता है, आप लोग के मन में ये सवाल तो जरूर चला होगा, डेल्टा क्या होता है। तो देखो, जो भी नदी जो होता है ना, जब अंत में मेरे भाई जब जाना होता है, तो जितने भी मतलब कि एक तरह से बोलो ना, त्रिकोण आकार का होता है, त्रिकोण आकार का होता है। जितने भी गंदे उंदगी होते हैं ना, यहाँ पे आके रुकते हैं, उसी को डेल्टा बोलते हैं। त्रिभुजाकार में होता है, ठीक है, और यहाँ पर एकदम छोटा मुंह हो जाता है नदी का, तो उसी को डेल्टा बोलते हैं। अब देखो, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी के बारे में पढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र के बारे में हम लोग जान लिए। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता है, सुवर्णगिरी है, कमेंग है, मानस है, देवांग है, लोहित है, बराक है और कपिली है। ये किसका है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। अब हम लोग बात करते हैं मेरे भाई, ये तीस्ता हो गया, सुवर्णगिरी हो गया, कमेंग हो गया, मानस, देवांग, ये दाहिने तरफ से मतलब कि दाएं तंत्र से ये क्या करते हैं, दाहिने तरफ से इसमें ब्रह्मपुत्र में मिलते हैं। लेकिन लोहित हो गया, दिवांग हो गया, बराक हो गया, ये बाएं तट से, लेफ्ट साइड से ब्रह्मपुत्र में आकर मिलती है। तो दाहिने साइड के कौन कौन से मतलब नदी हैं जो कि ब्रह्मपुत्र में मिलते हैं, और बाएं साइड के कौन कौन से नदी है जो कि ब्रह्मपुत्र में मिलते हैं, वो आप लोग ज़रूर याद कर लेना। ये हो गया क्लियर। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो कि तीस्ता नदी का जो उद्गम है वो सिक्किम से होता है। कहाँ से होता है, सिक्किम से होता है, ठीक है, और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और वहाँ ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। कौन सी नदी मेरे भाई, तीस्ता नदी। ठीक, अब देखो, लोहित नदी जो हम लोग जाने, लोहित नदी को खून की नदी भी कहते हैं और इसी नाम से जाना जाता है। जैसे पूछेगा कि खून की नदी किस नदी को कहा गया, तो लोहित नदी को आप लोग याद रखिएगा। अब देखो, बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, मणिपुर से मिजोरम, असम होते हुए बांग्लादेश में क्या करती है, प्रवेश करती है, और मेघना नदी में जाकर क्या करती है, बराक जो नदी है वो मिल जाती है। आगे देखो, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व के सबसे बड़े नदी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करता है, जो कि ऊपर में मैं आप लोग को बता दिए थे कि ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलकर क्या करती है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि विश्व का, भारत का तो है ही सबसे बड़ा, लेकिन ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा याद रखिएगा यहाँ पर पॉइंट को, नदी डेल्टा बोला जा रहा है, नदी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती है। अब देखो, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, जो कि असम में है, ये है, ठीक है। तो सब विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो माजुली द्वीप कहाँ पर है मेरे भाई, तो असम में है, ठीक है। और ये जो है किस नदी से निकलती है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी से ही निकली है, ठीक, माजुली द्वीप। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, जो भी नॉर्मल है आप लोग जो था मेरे भाई, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, वो सब कुछ खत्म करने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र दक्षिण भारत की मतलब कि अंदर जितने भी गंगा नदी आती है उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर हिमालय नदी की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र बहुत पुराना है, ठीक है, बहुत पुराना है। दक्षिण भारत की नदियाँ, ठीक है, दक्षिण भारत की नदियाँ प्रायः वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती है। प्रायद्वीपीय नदियों के अपवाह तंत्र में नर्मदा, ताप्ती, माही, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी आती है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय नदी में कौन कौन सी नदी है मेरे भाई, तो आप लोगों को मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब देखो, बहुत बच्चे ऐसे प्रायद्वीपीय नाम सुनते तो उनको पता नहीं चलता कि कौन सा है। तो प्रायद्वीपीय नदी जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, भारत की प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, उसको बोलते हैं दक्षिण भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय
क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत की नदियाँ बोलते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब चलो बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत में ये दो चीज़ होता है। तो नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, माही हो गया, ये अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ है, जबकि यहाँ पर गोदावरी, कृष्णा और कावेरी और महानदी जो है, ये चार नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग नर्मदा नदी को पढ़ते हैं और जानते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखना मेरे भाई, नर्मदा नदी जिसमें कि आप लोग देख सकते हो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति होती है, जो पश्चिम की ओर बहते हुए 1312 किलोमीटर की दूरी पर तय कर खंबात की खाड़ी अरब सागर में मिल जाती है। देखो खंबात की खाड़ी आप लोग देखे होंगे, तो यहाँ पर खंबात की खाड़ी से कंफ्यूज मत होना। अरब की मतलब कि अरब सागर को ही क्या कहा गया है, खंबात की खाड़ी कहा गया है, तो आप लोग ध्यान रखना। तो नर्मदा नदी का जो है उद्गम स्थल वो अमरकंटक है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है, ठीक है, आप लोग याद रखना। और एक और चीज़ याद रखना, ये जो हम लोग का नर्मदा नदी है ना, ये देखो पश्चिम की ओर बढ़ती है, कहाँ, पश्चिम की ओर बहती है, उल्टा साइड ये नदी है जो है वो बहती है, ठीक है, सब पूरब की ओर बैठती है लेकिन पश्चिम की ओर बढ़ती है। अब देखो नर्मदा नदी में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुरा पर्वत के बीच भ्रंश घाटी, जिसको बोलते हैं रिफ्ट वैली, से होते हुए बहती है। रिफ्ट वैली होता क्या है, ठीक है, भ्रंश घाटी होता क्या है, तो दो जो पहाड़ होता है, ठीक है, दो पहाड़ हुआ, एक ये, और इन पहाड़ों के बीच में छोटा छोटा रास्ता होता है, ठीक है, और इसी पहाड़ दोनों पहाड़ों के बीच से क्या करती है, नदियाँ निकलती है, तो उसी को भ्रंश घाटी बोलते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ आप लोग समझना यहाँ पर कि नर्मदा नदी हो गया, ठीक है, जो विंध्याचल पर्वत और सतपुरा पर्वत, ठीक है, के बीच भ्रंश घाटी से होते हुए बहती है। आगे देखो यहाँ पर, इस नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, तो यह नदी जो है क्या है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नर्मदा नदी है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा गया, तो नर्मदा नदी को कहा गया है। नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ ओरसंग, तवा और शेर जो है मेरे भाई, ये किसका है, ये है मेरे भाई नर्मदा नदी का, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आगे यहाँ पर, नोट में देखो, नोट में क्या लिखा गया है कि अमरकंटक से दो नदियाँ निकलती है, एक तो हम लोग का नर्मदा नदी निकलती है और दूसरा सोन नदी निकलती है, जो कि हम लोग गंगा तंत्र में पढ़ लिए हैं, आप लोग को पता होगा। तो सबसे पहले आप लोग याद रखना, ये जो दोनों नदी है वो भ्रंश घाटी से होते हुए क्या करती है, बहती है। तो सबसे पहले देखो भ्रंश घाटी के बारे में आपको बोल दिया, तो भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदियाँ गुजरती, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो नर्मदा और बस सोन दो ही नदी निकलती है। अगला चलते हम लोग पढ़ते हैं ताप्ती नदी के बारे में। देखो ताप्ती नदी जो है मेरे भाई मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के निकट सतपुरा पहाड़ी से निकलती है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है, सतपुरा पहाड़ है ताप्ती नदी का। यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होती हुई यह अरब सागर में जाकर मिल जाती है। ताप्ती नदी की जो लंबाई है 724 किलोमीटर है। अगला हम लोग बात करेंगे मेरे भाई माही नदी के बारे में। देखो इसका उद्गम स्थान जो है मेरे भाई मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से बहते हुए यह नदी खंबाती खाड़ी यानी कि अरब सागर में जाकर गिर जाती है। माही एकमात्र भारत की ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है मेरे भाई कि कर्क रेखा को दो बार काटने वाली कौन सी नदी है, तो माही नदी आप लोग याद रखना। विंध्याचल पर्वत इसका क्या है, उद्गम स्थान है। आगे चलते हैं गोदावरी नदी के बारे में पढ़ते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोग के लिए। क्यों मेरे भाई, क्योंकि यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, यानी कि दक्षिण भारत की अगर कोई सबसे लंबी नदी है मेरे भाई तो वो कौन सी नदी है मेरे भाई, गोदावरी नदी है। आप लोग याद रखना, ये मत कर देना मेरे भाई कि गंगा भी ऑप्शन में होगा, गंगा को टिक मत लगाना। गंगा जो है मेरे भाई पूरा भारत का सबसे लंबी नदी है, लेकिन ये प्रायद्वीपीय भारत की अगर सबसे लंबी नदी की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग याद रखना गोदावरी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कि गोदावरी नदी का जो लंबाई है वो है क्या, 1465 किलोमीटर है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, यानी गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है मेरे भाई, त्र्यंबकेश्वर है। और दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है, गिर जाती है। देखो गोदावरी नदी के कुछ सहायक नदियाँ भी हैं, पेनगंगा, इंद्रावती और प्राणहिता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखना, जितने भी सहायक नदियाँ बोल रहा हूँ ना याद रखना, पूछेगा एग्जाम में मेरे भाई। अब देखो अगला यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कृष्णा नदी। देखो कृष्णा नदी के बारे में बात करते हैं तो कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है, ठीक।
अब देखो इसका उद्गम जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से होता है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर क्या कर जाती है, गिर जाती है। आगे देखो कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है, तो तुंगभद्रा हो गया, कोयना हो गया और भीमा जो है मेरे भाई ये कृष्णा नदी की मुख्य सहायक नदियाँ है, आप लोग याद रखिएगा। अब कृष्णा नदी जल विवाद आपने सुना होगा, अगर ना सुना हो तो अभी सुन लो मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखो कृष्णा नदी के जल बंटवारों से संबंधित है। देखो यहाँ पर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच 1957 से चला। 1957 से ही आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के बीच में ये कृष्णा नदी का क्या चल रहा है मेरे भाई, जल विवाद चल रहा है, तो आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं, महानदी के बारे में जानेंगे। महानदी जो है मेरे भाई छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की प्रमुख नदी है। इसकी लंबाई 851 किलोमीटर है। उसके बाद इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सिहावा पहाड़ी से होता है और यहाँ पर यह नदी आगे पूर्व की ओर बहते हुए यह उड़ीसा में प्रवेश करती है और डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यानी मेरे भाई आप लोग यहाँ पर देखोगे कि महानदी का मेरे भाई उद्गम स्थल कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिहावा पहाड़ी है, ठीक। आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हो। महानदी के कुछ सहायक नदी भी, एक तो तेल नदी हो जाएगा और एक जोंक होता है, जोंक नदी होता है, ठीक है। ये दो नदी जो है मेरे भाई महानदी के सहायक नदियाँ हैं, ठीक, आप लोग याद रखना। आगे चलो कावेरी नदी के बारे में पढ़ते हैं। देखो कावेरी नदी जो है मेरे भाई कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और कर्नाटक, तमिलनाडु से बहते हुए तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है मेरे भाई और ये नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई और एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनेगा इससे कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा गया, तो कावेरी नदी को कहा गया, ठीक, आप लोग याद रखना। आगे देखो यहाँ पर अन्य प्रमुख नदियाँ के बारे में। अब देखो जितने भी थे ना प्रायद्वीपीय नदी हम लोग ने पढ़ लिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदी पढ़ लिए, उसके बाद गंगा तंत्र की नदियाँ पढ़ लिए और उसके बाद हम लोग पढ़ लिए मेरे भाई क्या चीज़, ब्रह्मपुत्र तंत्र की नदियाँ पढ़ लिए, सिंधु तंत्र की नदियाँ पढ़ लिए। अब कुछ अन्य नदियाँ जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, अब उसको पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले स्वर्ण रेखा नदी के बारे में जानते हैं। देखो स्वर्ण रेखा नदी जो है झारखंड में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। यह नदी रांची के निकट छोटा नागपुर पठार से निकलती है। तो स्वर्ण नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, यहाँ पर छोटा नागपुर पठार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखोगे तो झारखंड से निकलकर स्वर्ण नदी जो है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब एक पता होगा कि प्रसिद्ध शहर जमशेदपुर टाटानगर आप लोग को पता होगा, यह जो कौन सी नदी पे स्थित है, ये है मेरे भाई इसी नदी, कौन सी, स्वर्ण रेखा नदी पे स्थित है। बस इतना याद रखिएगा। लूनी नदी के बारे में बात करते हैं। देखो लूनी नदी है मेरे भाई, इसका उद्गम अजमेर के निकट आरावली पहाड़ियों के निकट के नाग पहाड़ से हुआ है, ठीक। अब राजस्थान से होते हुए गुजरात के कच्छ की रण में नदी विलुप्त हो जाती है, यानी कि मिलेगा ही नहीं भाई गुजरात में जाते जाते कच्छ के रण में। तो ये भी पूछा गया मेरे भाई कौन सी नदी गुजरात के कच्छ के रण में जाने के बाद विलुप्त हो जाती है, तो लूनी नदी, आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लूनी नदी का मेरे भाई उद्गम स्थान कहाँ है, तो अरावली पहाड़ी के निकट नाग पहाड़ से, कहाँ है, नाग पहाड़ से है। अब देखो कि लूनी नदी को क्या कहा जाता है मेरे भाई, पता है, साल्ट रिवर, यानी कि साल्ट रिवर जो है किस नदी को कहा गया मेरे भाई, तो वो कहा गया मेरे भाई लूनी रिवर को, लूनी नदी को कहा गया सॉल्ट रिवर, इस नाम से भी इसको जानते हैं। चलिए अगला पढ़ते हैं, अगला नदी के, तो अगला नदी है मेरे भाई काली नदी। काली नदी के बारे में जानते हैं, तो इस नदी को मेरे भाई शारदा और काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी हिमालय स्थित काला पानी नामक स्थान से निकलती, कला है यहाँ पर काला कर लेना, निकलती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में प्रवेश होते हुए यह नदी घाघरा नदी के साथ मिल जाती है, ठीक है, आप लोग याद रखना। आगे देखो यहाँ पर काली नदी पूर्व की ओर नेपाल और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो देखो कि याद रखना काली नदी जो है पूरब में नेपाल हम लोग का है और भारत जो है दोनों का अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली नदी है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पेन्नार नदी और पेन्नार नदी हम लोग का आज लास्ट नदी होगा और इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। देखो पेन्नार नदी के बारे में बात करते हैं, तो पेन्नार नदी भारत की एक प्रमुख नदी है। यह कर्नाटक के नंददुर्ग पहाड़ी से निकलकर पूर्व की ओर 970 किलोमीटर बहकर बंगाल के खाड़ी में गिरती है। बस आप लोग याद रखना इतना, पेन्नार नदी जो है मेरे भाई इसकी कोई सहायक नदी वादी नहीं है,
ठीक है, आप ये चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये जो था मेरे भाई टोटल इंपॉर्टेंट नदी थे ना, वो मैंने एक वीडियोस के अंदर करवा दिए। इससे बाहर कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करो, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं बनेगा। चाहे आप एसएससी के कोई भी एग्जाम, एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, जीडी हो गया, या नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, कोस्ट, कोई भी एग्जाम ले लो, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नदी का चैप्टर ने काफ़ी है। और 50 जीके क्वेश्चन दूंगा ना, बस उसको रट लेना मेरे भाई, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, ठीक है। उसका भी लिंक वीडियो बनने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप लोग जाके प्लेलिस्ट चेकआउट करना, पूरा क्लास को जरूर देखना। बहुत ज़्यादा इंडियन नेवी, एमआर और एसएसआर में बेनिफिट होने वाला है। बहुत सारे बच्चे को यहाँ से सिलेक्शन हुए हैं, ठीक है, तो आप लोग पढ़ सकते हो। और आप लोग एक काम करना, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं तो ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, या टेलीग्राम पे जाकर सर्च करना एसजे स्टडी और ज्वाइन हो जाना। दूसरा काम आप लोग क्या करना मेरे भाई, हमारे सेकेंड चैनल है उसको जाके सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे भी मैं अच्छा इंटरटेनमेंट का वीडियो बनाता हूँ, तो लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमारे सेकेंड चैनल का, जरूर जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाकी कैसा लगा आज का क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है मेरे भाई क्लास बनाने में, तो लाइक करते जरूर जाइएगा। मिलते हैं दोस्तों एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।